हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड लेक्चर वीडियो होने वाला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है प्रीवियस लेक्चर वीडियो इस चैप्टर का देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इस चैप्टर में दो टॉपिक है, एक तो डाइजेशन है, दूसरा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन के बारे में हमने कहा था इस अ ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। जो भी माइक्रोमोलिक्यूल हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और बनते हैं सिंपल फॉर्म या सिंपल सबस्टांसेस। फिर उन सिंपल सबस्टांसेस का जो है हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से पास थ्रू कर जाना हमारे ब्लड या लिम्फ वेसल्स के अंदर, तो उसे हम लोगों ने कहा था एब्जॉर्प्शन। और ये डाइजेशन होता क्यों है, माइक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन क्यों होता है, इसका रीज़न भी मैंने बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये दोनों ही प्रोसेस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं और इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैंने मेन हेडिंग डाली थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने 3 ग्लैंड लिखी थी, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल फिर हमने मेन हेडिंग डाली थी। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने फर्स्ट लिखा था कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ एंड इंटीरियर ओपनिंग दैट इज माउथ एंड एंड्स विथ एनस दैट इज पोस्टीरियर ओपनिंग। ठीक है, और ओरल कैविटी में जो है ओपनिंग, जो माउथ की ओपनिंग है इंटीरियर ओपनिंग, वो ओपन होती है ओरल कैविटी के अंदर। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था। ओरल कैविटी में मैंने कहा था कि अपर साइड पे होता है पैलेट, फ्लोर में जो होती है मस्कुलर टंग होती है जो फर्नुलम से अटैच होती है, और साथ में ओरल कैविटी में होते हैं टीथ एंड गम। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेन हेडिंग डाली थी टीथ के बारे में जितना भी एनसीईआरटी में डिटेल दी हुई थी सबको हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। इसके अलावा नीट में जो भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में नीट टीथ से रिलेटेड, वो भी मैंने डिस्कस किए थे। इसलिए प्रीवियस लेक्चर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको एक मरतबा देख लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है टंग के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। जो भी एनसीईआरटी में बातें दी हुई थी, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा थे जो क्वेश्चन आए हुए तो वो भी मैंने कराए थे। ठीक है, तो ओरल कैविटी के बाद एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो सेकेंड टॉपिक था दैट इज़ फेरिंग्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फेरिंग्स। हेडिंग में कुछ इस प्रकार से डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फेरिंग्स का। ध्यान से देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में स्ट्रक्चर बनाया था। ये है कुछ इस प्रकार से ओरल कैविटी। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये जो कैविटी है दिस इज ओरल कैविटी, ठीक है, एंड दिस इज नेजल कैविटी विच इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बाद वाला ये जो कॉमन पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। स्ट्रक्चर समझ में आ गया फेरिंग्स का। ठीक है, ओरल कैविटी के बाहर वाला पोर्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओरल कैविटी से हम लोग इनटेक करेंगे फूड, यस, और नेजल कैविटी से विंड इंटर होगी। और ये दोनों ही जब इंटर करेंगे तो एट दी एंड जो है ये ओपन होंगी कहाँ पे, फेरिंग्स में। ओरल कैविटी में अगर फूड आएगा तो फूड भी इस जो है जगह से होते हुए यहाँ पे आएगा फेरिंग्स में, और विंड भी इधर से होते हुए फेरिंग्स में आएगी। तो फेरिंग्स का पहला पॉइंट तो यही है कि ये कॉमन पैसेज है विंड के लिए भी और फूड के लिए। तो फेरिंग्स इज अ शॉर्ट कॉमन पैसेज, is a short common passage for food and wind। अब ध्यान से देखो, ये दो ओपनिंग जो है वो भी फेरिंग्स के अंदर है। इसे हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। मैंने कल एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था तो भी आपको बताया था। और इसे कहते हैं ट्रैकिया, या इसी को बोलते हैं विंड पाइप। और ईसोफेगस को कहते हैं फूड, वो मैंने फूड पाइप मैंने बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। तो फेरिंग्स की जो है कॉमन पैसेज है विंड के लिए भी और फूड के लिए भी। और फूड और विंड जब फेरिंग्स से होते हुए आते हैं तो विंड जाती है ट्रैकिया के अंदर और ईसोफेगस के अंदर आता है फूड। तो ये दोनों ओपनिंग किस में है, फेरिंग्स में। एक पॉइंट ये लिख लो, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपनिंग इन फेरिंग्स। ठीक है, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपनिंग होती है किसमें, फेरिंग्स में, इन फेरिंग्स। ठीक है, इनकी जो है ईसोफेगस और ट्रैकिया की ओपनिंग दोनों की है जो है हमारे फेरिंग्स के अंदर, दैट इज कॉमन पैसेज। अब ध्यान से देखो, मैंने काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है
मार्क किया है फेरिंग्स के लिए। फेरिंग्स में भी अलग अलग रीजन होते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये पोर्शन देखो, फेरिंग्स का ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं, इसको नंबर 1 में डाल देता हूँ, इसे बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। ध्यान से देखो, फेरिंग्स के अलग अलग रीजन, जो यहाँ वाला पोर्शन है नेजल कैविटी के पास वाला फेरिंग्स का पोर्शन है नंबर 1, दैट इज नेज़ोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो है ओरल कैविटी के पास वाला, जो ये ओरल कैविटी की ओपनिंग जहाँ पे फेरिंग्स में हो रही है, ये वाला पोर्शन सेकंड नंबर में डाल देता हूँ, इसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ध्यान से देखो, फेरिंग्स का ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको नंबर 3 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे जो है ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, या इसी को बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। अब देखो अलग अलग रीजन के अलग नाम है। ठीक है, और नाम जो है उसको आप इस तरीके से याद रखोगे कि नेजल कैविटी के पास वाला जो रीजन है उसे नेजो कैविटी, नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के पास वाला जो पोर्शन है, जो रीजन है, उसे हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। एंड देन यहाँ पे जो ट्रैकिया, जहाँ पे ईसोफेगस और ट्रैकिया अलग अलग होते हैं, उसे बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ट्रैकिया के पास जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में। ऐसे को बोलते हैं साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। तो लैरिंग्स के नाम के अकॉर्डिंग जो है लैरिंगोफेरिंग्स, इस तरीके से याद कर लोगे कि लैरिंग के पास वाला जो पोर्शन है दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, हम लोग जो है नेजल कैविटी से विंड आएगी, ठीक है, ओरल कैविटी से फूड आएगा। विंड को जाना है ट्रैकिया के अंदर और फूड को जाना है ईसोफेगस के अंदर। पर अगर क्या हो, जब फेरिंग से पास होते हुए फूड ईसोफेगस में ना जाकर के ट्रैकिया में चला जाए, तो इसके लिए एक प्रिवेंशन यहाँ पर होता है, एक ढक्कन जैसा फ्लैप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है कि फूड जब ओरल कैविटी से पास होकर फेरिंग्स में आए और फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाए, ट्रैकिया के अंदर ना जाए। तो एपिग्लॉटिस के बारे में एक पॉइंट लिख लो। यस, epiglottis is a cartilaginous flap, cartilaginous flap, cartilaginous flap which prevent entry of food into glottis, into glottis। ग्लॉटिस कहते हैं ट्रैकिया की ओपनिंग को। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ग्लॉटिस कहते हैं ट्रैकिया की ओपनिंग को। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, खाने को गटकते समय ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को कि ये जो है ट्रैकिया के अंदर ना जाए। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है नीट का, 2009 या 10 का। आप जो है अनसॉल्व देखेंगे तो मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि दो फ्रेंड हैं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अचानक से एक फ्रेंड जो है कफिंग करने लग जाता है, और ये कफिंग उसे क्यों होती है? ठीक है, किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से ये कफिंग होती है? ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड, फूड जब वो स्वेलो कर रहा था, फूड को गटक रहा था, उस समय पर उसको जो है अचानक से कफिंग होने लगती है। और ये क्यों हुआ? किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट के कारण हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एपिग्लॉटिस इज द करेक्ट आंसर। कि अगर जो है आप जो है खाना खाते समय स्वेलोइंग के टाइम पे, ठीक है, अगर आपका जो एपिग्लॉटिस सही से मूवमेंट ना करे, ठीक है, सही से जो है ट्रैकिया को कवर ना करे, तो फूड की एंट्री इसके अंदर हो सकती है और आपको कफिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई एपिग्लॉटिस के बारे में। आप जो है अनसॉल्व में देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है। ठीक है, ओरल कैविटी से हम लोग लीड किए थे फेरिंग्स में, क्योंकि हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फेरिंग्स, फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस। देखो ध्यान से स्ट्रक्चर, ये मान लो हमारी थोरेसिक कैविटी का डायफ्राम है। यस, डायफ्राम। और ये जो ईसोफेगस है ना, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो पास करता है हमारे नेक वाले रीजन से, देन चेस्ट वाले, और फिर ये जो है थोरेसिक कैविटी के डायफ्राम से इस प्रकार से क्रॉस करके
एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक वाले पोर्शन में ओपन होता है। ध्यान से देखो इस प्रकार से, ठीक है। आगे का स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ करूंगा। तो ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच पासेस थ्रू नेक, चेस्ट, क्रॉसेस द डायफ्राम एंड ओपन इनटू स्टमक। तो ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, ये क्रॉस करती है विच इज पासेस थ्रू neck, then chest and diaphragm। ये चीज क्लियर हो गई कि ये थिन लॉन्ग ट्यूब है जो पास करता है पोस्टीरियरली के मीन्स जो ट्रैकिया होती है वो आगे होती है, एक्सटीरियर पोजीशन में होती है, और जो है ईसोफेगस जो होती है जस्ट इसके पीछे होती है। ये जो हमारी ट्रैकिया है इसके जस्ट पीछे ईसोफेगस होती है। तो पोस्टीरियरली ये जो है पास करती है, यहाँ पे लिख लो पोस्टीरियरली पासेस थ्रू नेक, चेस्ट एंड डायफ्राम। नेक वाले जो पोर्शन है उसे हम लोग सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं। यस, सर्वाइकल पार्ट एंड चेस्ट वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक पार्ट। और चेस्ट के नीचे जो होता है वो हमारी होती है एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान से देखो, और डायफ्राम जो है वो थोरैसिक पार्ट का रीजन है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो ईसोफेगस जो है वो नेक से पास होता है, थिन लॉन्ग ट्यूब है जो पास करता है पोस्टीरियर नेक, चेस्ट एंड फाइनली ओपन इनटू एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है स्टमक में। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा ईसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। ये चीज क्लियर हो गई। ध्यान से देखो, स्टमक जो है ये कुछ बैग जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। यस, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इसका शेप जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हें ऐसा कुछ जे शेप नहीं लग रहा है। यस, इट्स अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर which is situated in upper left portion of abdominal cavity। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिचुएटेड है अपर। यहां से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो, ये जो है लोअर वाला पोर्शन, ये अपर वाला पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी का, ठीक है। तो ये हो गया अपर पोर्शन, और फिर यहाँ से जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉ करोगे तो ये राइट वाला पोर्शन या लेफ्ट वाला। देखो, किसी भी ऑर्गन का ना आपको अगर पोजीशन पता करनी हो किसी भी रीजन में हो, चाहे वो जो है थोरैसिक रीजन में हो, चाहे फिर एब्डोमिनल रीजन में हो, कोई भी रीजन हो, अगर आपको पता करना है आप सबसे पहले इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो लॉन्गिट्यूडनल। ये हमारा राइट वाला रीजन, ये है लेफ्ट वाला रीजन, ठीक है। फिर एक और जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया करो, ये अपर रीजन, ये है लोअर रीजन, ठीक है। तो लेफ्ट अपर पोर्शन में जो है स्टमक हमारा प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। अब जो है ये स्टमक है, ये कई सारे रीजन में, कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहले तो 3 ही लिखा हुआ था, अभी जो है कुछ साल पहले जो नया एडिशन आया एनसीईआरटी का, उसमें जो है 4 पार्ट कहते हैं। वैसे रियलिटी में तो 5 होते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं फंडस, ठीक है। एंड देन जो ईसोफेगस जहाँ पे ओपन होती है, ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बना दिया, ध्यान से देखो, ये यस, इसको नीचे होना चाहिए। चलो, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे जो है हमारी ईसोफेगस ओपन होती है, इसे बोलते हैं हम लोग कार्डियक वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो मेन जो है एकदम सेंट्रल पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। देन ये जो पतला वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट। तो स्टमक के 4 जो है रीजन, पहला फंडस, सेकेंड कार्डियक, देन बॉडी एंड देन पाइलोरिक। ये चीज़ क्लियर हो गई कि 4 रीजन में कैसे कैसे डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन दैट इज फंडस, देन कार्डियक एंड देन बॉडी एंड पाइलोरिक। जो ईसोफेगस है ये जो है कार्डियक पार्ट में ओपन होती है। इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से एरो मैंने इस साइड बनाई है कि कार्डियक वाले पार्ट में ओपन हो रहा है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ
जो है स्टमक, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो सबसे पतला वाला पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये देखो एरो इस तरफ बनाई है, मीन्स पाइलोरिक ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये मेन सेंट्रल पार्ट होता है, मेन सेंट्रल पार्ट। ये चीज़ मैंने बताई कि नहीं कि जो है पाइलोरिक वाला ये नैरोएस्ट पार्ट होता है। किसी टेस्ट सीरीज में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद नहीं है। इज अ नैरोएस्ट पार्ट पाइलोरिक पार्ट वाला। तो स्टमक जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक, ठीक है। जो ईसोफेगस है वो ओपन होती है कार्डियक पार्ट में। अच्छा, कार्डियक पार्ट में जब जो है ईसोफेगस ओपन होती है तो यहाँ पे जो है ये गार्ड किए जाते हैं कि स्फिंक्टर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो इस जो है ओपनिंग को गार्ड करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे लिखने पर जगह नहीं है, मैं इस वाली लाइन को मिटा दे रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो ध्यान से देखो। ये जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की कार्डियक वाले पार्ट में, ये गार्ड की जाती है, गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसी को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और पाइलोरिक पार्ट जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, ठीक है। जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, पाइलोरिक स्फिंक्टर ही लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। स्टमक जो है देन ओपन होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, जैसे हम लोगों ने फेरिंग्स का ओपन हुआ ईसोफेगस में, फिर ईसोफेगस ओपन है स्टमक में, अब स्टमक ओपन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और कौन सा रीजन स्टमक का, पाइलोरिक वाला रीजन। ये चीज़ क्लियर है, यस। और मेन हेडिंग इज स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से देखो, पहले तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसको पूरा जो है इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने में, ठीक है। आप जो है बुक वाला स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है होता है। चलो, समझने के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग जो है बुक वाला स्ट्रक्चर देखते रहिएगा, आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है अलग अलग रीजन में डिस्टिंग्विश है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें पाइलोरिक पार्ट जो है जिस वाले रीजन में ओपन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डुओडेनम, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेकेंड जो पार्ट है, जिसे बोलते हैं हम लोग जेजुनम। और फाइनली जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश है, ठीक है। डिस्टिंग्विश इनटू 3 पार्ट। यस, फर्स्ट डुओडेनम, सेकेंड जेजुनम, थर्ड इलियम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर से भी जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, बुक वाला स्ट्रक्चर देखिएगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डुओडेनम वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें कौन ओपन हो रहा था, पाइलोरिक, ठीक है। तो इस तरीके से एरो बना लो, पाइलोरिक पार्ट जो है इसमें ओपन होगा। ये वाली लाइन मैं मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, यस। कौन सा स्फिंक्टर था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और इलियम वाला जो पार्ट है, जो सबसे लास्ट पार्ट है, ये वाला देखो, मैंने एरो गलत बना दी क्या, ये मान लो यहाँ से है, ये पूरा पार्ट जो है इलियम वाला पार्ट है ये। तो इलियम वाला जो पार्ट होता है वो देन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में जो है इन तीनों जो
स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन है डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, इन सबके शेप दिए हुए हैं। ज़रा ध्यान से देखो, एक का तो शेप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज डुओडेनम का। डुओडेनम का शेप देखो, ये कुछ इस प्रकार से शेप देखो, सी शेप का लग रहा है, यस, इट्स अ सी शेप्ड, सी शेप्ड। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन जेजुनम, जेजुनम ये वाला पार्ट है, जो सेकेंड वाला पार्ट है, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड पार्ट, क्वाइल्ड पार्ट, ठीक है। और इलियम जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है, लास्ट में बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होता है, दैट इज हाईली क्वाइलिंग, हाईली क्वाइल्ड। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। डुओडेनम जो है वो सी शेप, जेजुनम जो है लॉन्ग क्वाइल्ड पार्ट, और इलियम जो है हाईली क्वाइल्ड। अच्छा, जो है कभी कभी क्या होता है, जब आप पेपर दे रहे हो और आपने पेपर खोला, एक दो क्वेश्चन जो है आपके फंस गए, बायोलॉजी में खास करके अगर आपके एक दो क्वेश्चन फंस गए, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये हाईली क्वाइल्ड था या ये हाईली क्वाइल्ड था। ऐसे कन्फ्यूजन में आप क्या करेंगे, ये जो हाईली क्वाइल्ड का एच है, इसको उठा के ले जाओ इलियम के पास, तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम। तो इलियम ना पढ़ के हीलियम याद किया करो, तो इससे आपको जो है ये जो सिली मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, ये कभी नहीं होंगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट, और इलियम ओपन होगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड नाउ वी कैन ड्रॉ लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारा हेडिंग क्या होगा, मैं सारा जो है मिटा दे रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। यस, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम वाला पार्ट ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करने को सीखा था। मैंने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर से रीड्रॉ किया है, थोड़ा जो है यहाँ पे जगह बनाने के लिए। ध्यान से देखो, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ इस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार का। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए नहीं कहते कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में बड़ी होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो बड़ा दिख रहा है, इसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया, इसको छोटा दिख रहा है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन। ये चीज़ क्लियर होगी, छोटे क्लासेस में 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है, दिस वाला पार्ट, इलियम पार्ट जो है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड था, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन भी डिवाइडेड है। तो लार्ज इंटेस्टाइन divided into 3 part, yes, large intestine divided into 3 part। L I से मैं लिख दे रहा हूँ, सीकम, फर्स्ट पार्ट इज सीकम, देन कोलॉन एंड देन रेक्टम, रेक्टम। ऊपर का अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। ध्यान से देखो, ये जो इलियम वाला पार्ट है, ये जिस पार्ट में ओपन हो रहा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम, ठीक है, सीकम। देन ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा पोर्शन है, यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड कोलॉन, कोलॉन। एंड देन यहाँ वाला जो ये जो पोर्शन है, जो एनएस से ओपन होने से पहले है, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। कोलॉन यहाँ तक होता है, दिस इज रेक्टम। जगह कहाँ है, यहाँ पे चलो लिखो रेक्टम। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जरा सीकम को ध्यान से देखो, ये सैक जैसा नहीं दिख रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यस, सीकम इज अ सीकम, सीकम बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल, यहाँ पे लिख लो, स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इस सीकम में होते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म विच होस्ट सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों ने जो पढ़ रखा होगा अपने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिम्बायोसिस करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है दो लोग पार्टिसिपेंट हो और दोनों को प्रॉफिट हो, उसे हम लोग जो है सिम्बायोसिस करते हैं। तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो है सीकम पार्ट में, जो कि एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, अच्छा हम लोग को प्रॉफिट क्या होता है इससे,
इन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म से दोनों को प्रॉफिट होता है। तो हम लोग को क्या प्रॉफिट होता है, ये सिंथेसिस में हेल्प करते हैं विटामिन की, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन, ठीक है, विटामिन्स। ये कभी कभी जो है आप पुराने अनसॉल्व देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद BHU या MU का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म ब्लाइंड सैक जो है स्ट्रक्चर सीकम में पाए जाते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो विटामिन के फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करते हैं, और स्पेशली विटामिन B12, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं जो है डिस्कस नहीं करना चाहता था, ठीक है। सीकम के बाद जो है सीकम ओपन होता है कोलॉन वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है कोलॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कोलॉन खुद 4 पार्ट में डिवाइडेड है। यस, कोलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये जो ऊपर जाता हुआ पोर्शन है कोलॉन का, दैट इज असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। एंड देन ये वाला जो पार्ट है हॉरिजेंटल वाला, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। देन ये जो नीचे जाता हुआ पार्ट है दैट इज डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा टेढ़ा वाला, दिस इज सिग्मॉइड पार्ट ऑफ कोलॉन, ठीक है। तो सीकम विच इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ओपन होगा कोलॉन में, कोलॉन फर्दर जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है कोलॉन का वो फर्दर जो है ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाले पार्ट दैट इज रेक्टम में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, यस, डिसेंडिंग कोलॉन ओपन इनटू रेक्टम, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और फिर ये जो रेक्टम है ये ओपन होता है फाइनली एनस में, ठीक है। और एनस जो होती है पोस्टीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। तो एंटीरियर ओपनिंग थी माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग है एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये सारी बातें जो है हम लोगों ने कर ली। एक चीज़ जो मैंने छोड़ दी है, सीकम में ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रक्चर है मैंने बना रखा है, इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बारे में भी एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अपेंडिक्स के बारे में इज अ फिंगर लाइक, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम सीकम, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की एक कंडीशन होती है अपेंडाइटिस, आपने सुना होगा, जो है एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जब ये जो है अपेंडिक्स जो है तो स्वेलो कर जाता है या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। और क्योंकि ट्यूबुलर है तो इसमें भी जो है बीच में जो हॉलो पोर्शन होता है, तो अगर वो जो है ब्लॉक हो जाता है तो उसके कारण भी जो है एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकाल देते हैं सर्जिकली। क्यों कट करते हैं, क्योंकि ये होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं हमारे बॉडी के अंदर, फिर भी जो है ये पड़ा हुआ है। तो जब ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसको जो है कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। कंडीशन को बोलते हैं अपेंडाइटिस, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ एन इंटीरियर ओपनिंग दैट इज माउथ एंड एंड्स विथ एन पोस्टीरियर ओपनिंग दैट इज एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है एनसीईआरटी में कुछ और भी बातें दी हुई हैं, इसकी हिस्टोलॉजी दी हुई है पर हेडिंग नहीं डाली हुई है। बिना हेडिंग के जो है उन्होंने पूरा डिस्कस कर दिया एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, पर उसको हम लोग जो है एक अंडर द हेडिंग पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आसानी हो जाती है याद करने में। जब आप जो है नोट्स खोलेंगे तो आपको ईजी होगा याद करने में, और उसके लिए जो है मुझे पूरा बोर्ड खाली चाहिए और हम लोग फ्रेश हेडिंग डालेंगे। ओके, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान से समझना। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। माउथ से लेके एनस तक पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जगह जगह पे मॉडिफिकेशन होता चला गया, जैसे फेरिंग्स में हुआ, फेरिंग्स से फिर स्टमक से जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मान लो ये इसोफेगस है,
ठीक है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम लोग जो है क्रॉस सेक्शन कट करें, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो ऊपर से कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से नजर आएगा आपको। यस, ये चीज़ क्लियर हो गई। चाहे आप जो है ईसोफेगस की बात करो, चाहे स्टमक की बात करो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ भी जो है आप कट करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार से कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसमें जो है सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी इसे हम लोग बोलते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं? सेरोसा। देन उसके बाद जो लेयर होती है, ध्यान से देखो, ये जो लेयर है सेरोसा के बाद इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, ठीक है। देन एक और लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसमें होती है ल्यूमेन के साइड पे फोल्डिंग। देखो इस प्रकार से फोल्डिंग है। इस वाली लेयर को कहते हैं हम लोग म्यूकोसा। म्यूकोसा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आप जो है एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पोर्शन कट करोगे तो आपको ये 4 जो है लेयर मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। चाहे आप ईसोफेगस कट करो, चाहे आप स्टमक कट करो, चाहे फिर चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह आपको यही कंडीशन मिलेगी। सबसे बाहर सेरोसा, देन मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। एक एक को समझते चलते हैं। जो सेरोसा है ये बहुत ही थिन लेयर है, ठीक है, पतली सी लेयर है। देखो यहाँ पे मैंने कोई थिकनेस नहीं इसकी दिखाई है। दूसरी चीज़, ये मीजोथीलियम से बनी होती है। मीजोथीलियम, ये किस प्रकार की इपिथीलियम है जिसका जो है ओरिजिन जो है मीजोडर्मल हो, मीजोडर्मल ऑरिजिन वाली इपिथीलियम, दैट इज मीजोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेरोसा इज अ थिन आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस में मैंने 2 लेयर दिखाई है। देखो यहाँ पे एक ये वाली है, एक ये वाली। ये जो बाहर वाली है आउटर, इसको हम लोग जो है आउटर लिख देते हैं। और ये जो अंदर वाली है इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, इनर, ठीक है। आउटर वाली जो लेयर होती है इसमें लंबे लंबे मसल फाइबर होते हैं, इसीलिए बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। और जो इनर वाली होती है उसमें है सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। अब जहाँ तक बच्चे जो है फिगर देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि बाहर जो है तुम बोल रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, अब बनाया सर्कल है। काहे? सर्कल नहीं बनाया है। ध्यान से देखो, ये मान लो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जब इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल जो है मसल फाइबर जाएंगे तो जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा सर्कल जैसा ही तो नजर आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको जो है डॉट डॉट से बना लो। ये देखो मसल फाइबर ये जो है लॉन्गिट्यूडनल गए हुए हैं जिसको आप लोगों ने कट किया है। सर्कल वाला जो है इस प्रकार से देखो मसल फाइबर होती है इस प्रकार से, तो जब आप इसको कट करोगे तो सर्कुलर तो दिखेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। आउटर जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर जो होती है सर्कुलर होती है। और ये जो मस्कुलरिस वाली लेयर होती है ये होती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। ये चीज़ क्लियर हो गई, स्मूथ मसल, ठीक है। और कहीं कहीं पर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के कहीं कहीं पर मस्कुलरिस की एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लेयर, ऑब्लिक लेयर। और ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये ऑब्लिक लेयर पाई जाती है? स्टमक। एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर लिख लो। स्टमक जो है, स्टमक में जो है ऑब्लिक लेयर जो है मस्कुलरिस की एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग ऑब्लिक कहते हैं। अब इसकी पोजीशन कैसे होती है? जैसे ये जो है आउटर वाला जो है लॉन्गिट्यूडनल है, फिर उसके बाद इनर वाला सर्कुलर है, उसी प्रकार से ये जो है सबसे अंदर वाली जो होती है लेयर ऑब्लिक लेयर, वो कुछ इस प्रकार से इसमें मसल फाइबर होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। मस्कुलरिस में जो है 2 लेयर होंगी। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, इतना बताने के बाद भी कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरीके से याद रखो, आउटर में ओ है और लॉन्गिट्यूडनल में ओ है, तो ओ आउटर में लॉन्गिट्यूडनल। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक तो समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होंगे, मसल फाइबर्स होंगे, इनर वाले में सर्कुलर होंगे, और ऑब्लिक जो होती है ये सबसे इनर होती है। तो ऑब्लिक जो है ये लेयर जो होती है वो स्टमक में पाई जाएगी। और इस तरीके इसका भी जो है मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से जो है इसकी मसल फाइबर्स होंगे। सबम्यूकोसा की बात करते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आपने जो है एक चैप्टर पढ़ रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से 2nd यूनिट का चैप्टर है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा है तो मैं भी बनाऊंगा वीडियो उस चैप्टर के बारे में, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो सबम्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। दूसरी चीज़, इसमें जो है
पाए जाते हैं ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें नर्व भी होती हैं, नर्व फाइबर, एंड इवन ग्लैंड, ठीक है। तो सब म्यूकोसा जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, इसमें ब्लड और लिम्फ वेसल पाई जाती है, नर्व भी पाए जाते हैं और इवन ग्लैंड्स भी पाई जाती है। और ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, मैंने कहा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में दिखेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो डुओडेनम वाला पार्ट होता है उसमें सब म्यूकोसा वाली जगह पे, सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाई जाती है। तो डुओडेनम वाले पार्ट में आपको सब म्यूकोसा में ग्लैंड मिलेगी और इस ग्लैंड का नाम भी है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है पर मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रूनर्स ग्लैंड। आगे लिखा है ब्रूनर्स ग्लैंड, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है जहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है ये डुओडेनम वाले पार्ट में सब म्यूकोसा में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऑल ग्लैंड्स आर फाउंड इन म्यूकोसा, मतलब इस वाली लेयर जो सबसे अंदर वाली है, एक ग्लैंड है जो म्यूकोसा में नहीं पाई जाती। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि सारी ग्लैंड म्यूकोसा में पाई जाती है, एक ग्लैंड जो म्यूकोसा में नहीं पाई जाती, ब्रूनर्स ग्लैंड। या कभी कभी क्वेश्चन इसका जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से 2017 या 16 का क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आया था ब्रूनर्स ग्लैंड पे, ठीक है। अच्छा, जो सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर है दैट इज म्यूकोसा इज अ इनर मोस्ट लेयर और इसमें जो है इर्रेगुलर फोल्डिंग है, इर्रेगुलर फोल्डिंग्स यहाँ पे लिख लो, इर्रेगुलर फोल्डिंग। और ये इर्रेगुलर फोल्डिंग दो जगह पे पाई जाती है म्यूकोसा में, दैट इज स्टमक एंड सेकेंड इज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये इर्रेगुलर फोल्डिंग जब स्टमक में होती है तो इसको बोलते हैं रगी या रुगी, आप जो भी इसको पढ़ें, ठीक है। एंड जो इंटेस्टाइन में ये इर्रेगुलर फोल्डिंग होती है इसको बोलते हैं विलाई। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन आप कट करेंगे, कोई भी जगह से आप कट कर लो, इसोफेगस से कर लो, स्टमक से कर लो, इंटेस्टाइन से कर लो, आपको ये कंडीशन मिलेगी। बाहर सेरोसा थिन लेयर है, मीजोथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। देन मस्कुलरिस स्मूथ मसल से, ठीक है। बाहर जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होते हैं, अंदर जो है सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं और कुछ जगहों पर एक और लेयर पाई जाती है और वो कुछ जगह है स्टमक जहाँ पे एक और लेयर पाई जाएगी जिसे बोलेंगे ऑब्लिक मसल लेयर, ठीक है। उसके बाद होती है सब म्यूकोसा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व फाइबर, इवन ग्लैंड्स भी पाई जाती है। अब ये ग्लैंड पाई कहाँ जाएगी सब म्यूकोसा में, डुओडेनम वाले पार्ट में। ग्लैंड का नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है वो फोल्डिंग बनाती है अंदर की तरफ ल्यूमेन के साइड में, ठीक है। ल्यूमेन के साइड में ये फोल्डिंग बनाती है। ये फोल्डिंग जो होती है इरेगुलर होती है, इनमें इसमें किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। और ये इरेगुलर फोल्डिंग अगर स्टमक में होती है तो इसी फोल्डिंग को हम लोग रगी बोलते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन में पाई जाती है तो इसे हम जो है विलाई बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। विलाई का जो है स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में बना रखा है, दोनों का सिमिलर जैसा ही होता है, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो आप, मैं एक का बना रहा हूँ, दूसरा आप समझ जाइएगा, या फिर जो है मैं जब गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँगा कि जो है किस प्रकार से रगी का जो है स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल जो है आप विलाई का स्ट्रक्चर देखिए, मेरा गला बैठ गया है, ध्यान से देखो। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, लेट अज्यूम इज कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड विलाई। विलाई ये प्लूरल शब्द है, सिंगुलर शब्द होता है विलास, ठीक है। तो विलाई जो है ये फिंगर लाइक, पहली बात तो यही लिख लो, फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और विलाई क्या करते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है जो सरफेस एरिया होता है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब मान लो कोई चीज़ है, ये स्टेट है तो इसका सरफेस एरिया कम है, अगर मान लो ऐसे ही बहुत लंबी हो जाएगी तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो सरफेस एरिया ये बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा जो इनकी आउटर मोस्ट इपिथीलियम होती है, इस तरीके से लो समझो, ये मान लो आउटर मोस्ट इपिथीलियम है। इस आउटर मोस्ट इपिथीलियम जो होती है इस पे पाए जाते हैं माइक्रोविलाई। अब ये कहानी आपको समझ में तब आएगी जब आपने जो है
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। वहाँ पे आपने पढ़ा था सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम में आप लोगों ने दो इपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। एक जिसमें माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, इस प्रकार से लंबी लंबी जो है सेल होंगी, नीचे जो इनका न्यूक्लियस होगा, ऊपर इस प्रकार से जो है माइक्रोविलाई पाए जाएंगे। और एक थी जिसमें सीलिया पाए जाते थे, सीलिया वाली जो है वो अलग अलग जगह पे पाए जाए थे, ठीक है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। माइक्रोविलाई जिसमें पाए जाएंगे ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। कैसा अपीयरेंस देते हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो जो आउटर मोस्ट इपिथेलियम है विलाई की, वो है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, जिसपे है माइक्रोविलाई। मैं इसको बाहर निकाल के बना दे रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये है हमारी आउटर मोस्ट इपिथेलियम ऑफ जो है विलाई, और ये है हमारे माइक्रोविलाई। इस पे इस प्रकार से माइक्रोविलाई होंगे, माइक्रोविलाई, ठीक है। और माइक्रोविलाई जो है क्या करते हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। और साथ में जो है एब्जॉर्प्शन और जो है सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जो है ये जो इपिथेलियम है, आउटर मोस्ट इपिथेलियम है, इसमें कुछ कुछ जगहों पर सेल पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। अब इसके बारे में भी इसी वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है, वही मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आप लोगों ने ग्लैंडुलर इपिथेलियम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ग्लैंडुलर इपिथेलियम में आपको दो प्रकार की सेल के बारे में बताया, तो यूनिसेलुलर थी गॉबलेट सेल, एक और थी मल्टीसेलुलर। तो गॉबलेट सेल इज अ ग्लैंडुलर इपिथेलियम, पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो जैसे जैसे ये जो हमारा माइक्रोविलाई का है, जो हमारा विलाई है, इसका जब सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखेंगे तो इसमें दो बातें, एक तो जो आउटर मोस्ट इपिथेलियम होगी उस पर माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। दूसरा जगह जगह पे जो है गॉबलेट सेल्स पाए जाएंगे, और ये गॉबलेट सेल सिक्रीट करती है म्यूकस, और म्यूकस का बड़ा जो है योगदान है हमारे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ये क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस जो है वो हमारे फूड को अधेर करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। और दूसरी चीज़ जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको पूरा जो है म्यूकस से, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पूरा जो है म्यूकस फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है फूड का जो है ट्रांसमिशन बहुत ही आसानी से हो सके, और फूड जो है ट्रांसमिशन के समय एपिथेलियम डैमेज ना हो। तो म्यूकस सिक्रीट किया जाता है गॉबलेट सेल के द्वारा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, विलाई के अंदर एक लिम्फ वेसल का जो है इस प्रकार से एंट्री होती है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये सोच रहे होगे कि ये लिम्फ वेसल आई कहाँ से? अभी मैंने बताया था कि सब म्यूकोसा में वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, ठीक है। तो सब म्यूकोसा से ये लोग क्रॉस कर गए म्यूकोसा में, और म्यूकोसा में क्रॉस होकर के विलाई के अंदर पहुँचे। और इस ये जो लिम्फ वेसल है, इस लिम्फ वेसल का विलाई के अंदर नाम होता है लैक्टेल। क्या बोलते हैं? लैक्टेल। ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहीं पे सब म्यूकोसा में ही ब्लड वेसल्स भी थी, यस, ब्लड वेसल्स भी थी। तो ब्लड वेसल्स भी जो है वो सब म्यूकोसा को जो है क्रॉस करके म्यूकोसा में चली जाती हैं, और ये जो है विलाई के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं कैपिलरीज, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो दो बातें होंगी, एक तो वेसल्स हो सकती हैं, वेसल्स, ठीक है, जो ब्लड को जो है लेकर जाएंगी, और आर्टरी जो ब्लड लेके आएंगी, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी एंड वेसल नहीं, वेन, सॉरी, वेन, ठीक है। तो आर्टरी और वेन भी जो है वे सब म्यूकोसा को क्रॉस करके म्यूकोसा में चली जाती है विलाई में। एंड दीज आर द कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज है, दीज आर द कैपिलरीज ऑफ वेन एंड आर्टरी। आर्टरी और वेन जो है ये दोनों भी क्रॉस कर गए सब म्यूकोसा को, और जाकर विलाई में सप्लाई दिया आर्टरी और वेन का, दैट इज कैपिलरीज। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो विलाई के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें देख ली। विलाई जो है फिंगर लाइक जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट इपिथेलियम होती है उस पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, बीच बीच में गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। विलाई के अंदर जो है लिम्फ वेसल का जो है सप्लाई होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टेल, ठीक है। और जो है आर्टरी और वेन जो सब म्यूकोसास होती है ये भी क्रॉस कर जाती है, और विलाई में सप्लाई इनका होता है, दैट इज कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। विलाई के बाद ध्यान से देखो, बीच बीच के विलाई में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है,
गड्ढे जैसा, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। बोलो, इसे बोलते हैं क्रिप्ट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक अर्जेंटाफिन सेल, यस, इसमें दो प्रकार की सेल्स होंगी, एक अर्जेंटाफिन सेल और दूसरी पेनेथ सेल। ध्यान से देखो, ये जो आउटर मोस्ट इपिथीलियम है, इसमें इस प्रकार से ये जो है पेनेथ सेल पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो विलाई के बीच बीच में, जो विलाई है इनके बीच बीच में जो गड्ढा होता है, अब जैसे बहुत सारी इरेगुलर फोल्डिंग है विलाई की, तो बीच बीच में जो है जो जगह होगी वहाँ पे गड्ढा होगा, और इस गड्ढे को हम लोग बोलेंगे क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसी प्रकार से आप अज्यूम कर सकते हो स्टमक में जो है, जहाँ पे यहाँ पे विलाई है तो वहाँ पे रगी होंगे, और वहाँ पे भी बीच बीच में क्या होगा, जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। जैसे यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती होगी, एज्यूम कर लो अभी के लिए। मैं जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। विलाई के बीच बीच में जो है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन पाया जाएगा, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। इसमें दो सेल, एक तो अर्जेंटाफिन सेल, दूसरी पेनेथ सेल। पेनेथ सेल पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। पेनेथ सेल सिक्रीट लाइसोजाइम, क्या सिक्रीट करती है, लाइसोजाइम, ठीक है। और ये जो लाइसोजाइम होता है, ये एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल की मीन्स ये जो है माइक्रोब्स को किल करने वाला, लाइसोजाइम जो है किल करने वाला होता है। तो एक क्वेश्चन आया था 2017 या 18 में हुआ है, आप जो है अनसॉल्व देखिएगा। क्वेश्चन ये था कि लाइसोजाइम जो एंटी माइक्रोबियल है वो सीक्रेट किस सेल के द्वारा किया जाता है, पेनेथ सेल के द्वारा, जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इतना ही, ठीक है। विलाई के बारे में दिया हुआ था, रगी के बारे में नहीं दिया हुआ है। मैं गॉबलेट सेल जब जो है आपको गॉबलेट सेल बोल रहा हूँ, जब मैं जो है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जो है आपको वो भी स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, ठीक है। रगी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड किस प्रकार से होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और आज का लेक्चर वीडियो हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने जो है हेडिंग डाली थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस वाले लेक्चर वीडियो में, ओरल कैविटी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोगों ने फेरिंग से स्टार्ट किया, फेरिंग से हम लोगों ने जो पूरा एनएस तक पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोलॉजी पढ़ी, हिस्टोलॉजी में हम लोगों ने जो है एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन कट किया। जो लेयर थी वो भी हम लोगों ने देखी, जो सबसे आउटर मोस्ट थी सेरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा जो है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग बना रही थी ल्यूमेन की तरफ, वो भी हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया। एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट थे, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने लिखवाए हैं, वो आपको जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।